हेलो फ्रेंड्स, लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब के लास्ट 4 वीडियोस में हमने स्लैब डिज़ाइन के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमने स्लैब के लिए जो कोडल प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस किया था और फिर मैंने आपको जो स्लैब के लिए सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती हैं उसके बारे में बताया था। मतलब डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्या होता है, क्रैकिंग कंट्रोल क्या होता है, उसको डिस्कस किया था। और फिर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट जो होती हैं किसी भी स्लैब के लिए, मतलब बेंडिंग के लिए किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, शियर के लिए हम स्लैब को किस तरह से चेक करते हैं, या टॉर्शन स्लैब के अंदर कहाँ से जनरेट होता है, मैंने इसको डिस्कस किया था। और उसके बाद वन वे स्लैब को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उनके स्टेप्स को मैंने आपको बताया था, उसके प्रोसीजर को डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में मतलब लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब के 4th पार्ट में आपको जो रेइंफोर्समेंट होता है उसको किस तरह से स्लैब के अंदर प्लेस किया जाता है मैंने उसको बताया था। अब आज आगे चलते हैं और लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब के इस 5th पार्ट में हम वन वे स्लैब को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने जो कंसेप्ट डिस्कस किए उनको अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा ए स्लैब ऑफ क्लियर स्पैन 4.2 into 10 मीटर is continuous on one long edge and simply supported on 3 edges। ठीक, कि जो स्लैब है वो 3 तरफ सिंपली सपोर्टेड है और एक डायरेक्शन में जो लॉन्गर डायरेक्शन है उसमें वो कंटिन्यूस है। ठीक, आगे लिखा डिज़ाइन द स्लैब फॉर लाइव लोड ऑफ 6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फ्लोर फिनिश जो है वो 75 मिलीमीटर थिक। मतलब जो फ्लोर फिनिश है वो उसकी थिकनेस 75 मिलीमीटर है और उसका वेट है, यूनिट वेट ऑफ फ्लोर फिनिश इज इक्वल टू 22 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, कि जो एक्सपोजर कंडीशन है वो माइल्ड है। वो आगे लिखा है कि स्लैब इज कंटिन्यूस ओवर 4 इक्वल स्पैन्स, कि जो स्लैब है उसमें 4 इक्वल स्पैन्स हैं और वो कंटिन्यूस स्लैब है। ठीक है, देखिए इस फिगर से आपको बताता हूँ कि इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ये जो 3 सब साइड स्लैब सिंपली सपोर्टेड है और इस डायरेक्शन में ये कंटिन्यूस है। आपको इस तरह के 4 स्पैन दिए हुए हैं, 4.2 into 10 मीटर की स्लैब है। ठीक है, अब आपको जो स्पैन्स हैं लॉन्गर डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, अब इसको वन वे स्लैब की तरह क्यों डिज़ाइन करना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये 3 तरफ सिंपली सपोर्टेड है और मैंने कहा था आपसे कि अगर, और एक तरफ कंटिन्यूस है, मैंने आपसे कहा था कि अगर स्लैब 2 जगह सपोर्टेड होती है, 2 एजेस पे सपोर्टेड होती है तो उसे हम वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करते हैं। या जो आपको एस्पेक्ट रेशो होता है, मतलब लॉन्गर डायरेक्शन बाय शॉर्टर डायरेक्शन में जो लेंथ होती है उसका रेशो अगर 2 से ज़्यादा हो तो भी उसे हम वन वे स्लैब की तरह ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सपोर्टेड चारों जगह है, मतलब तीनों जगह सपोर्टेड है, एक तरफ कंटिन्यूस है। तो फिर इसको हम वन वे स्लैब की तरह क्यों डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि जो एस्पेक्ट रेशो है वो 10/4.2 विच इज़ ग्रेटर देन 2 आएगा। ठीक है, इसलिए इस स्लैब को मैं वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करूँगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने स्टेप 1 लिखा और सबसे पहले लिखा अप्रॉक्सीमेट डेप्थ कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे डेप्थ पता होना चाहिए और डेप्थ के लिए हमें अभी नहीं मालूम, मतलब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी अप्रॉक्सीमेट डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपको से कहा था कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल के जो फॉर्मूले हैं उसके बेसिस पे हम इसमें इनिशियली डेप्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो फार्मूला क्या था, वो था L इफेक्टिव बाई D प्रोवाइडेड इज इक्वल टू K1 K2 K3 K4, ये फैक्टर्स थे और मॉडिफिकेशन फैक्टर इन्हें हम बोलते हैं, इनटू L इफेक्टिव बाय जो D की वैल्यू है, वैल्यूज़ जो गिवन थी, जो मैंने आपको एक चार्ट में बताई थी। यहाँ पे आपको 2 वे स्लैब के लिए बताया था और एक कॉलम में आपको बीम या जो वन वे स्लैब होती है उसके लिए बताई थी वैल्यूज़। तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे।
समझ में आया? मैंने ये फार्मूला लिखा, ये फार्मूला कहाँ से आया था? डिफ्लेक्शन कंट्रोल से आया था। तो अगर आप इस फार्मूले से डी की वैल्यू एज्यूम करोगे तो फिर आपको डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपको यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि इसी फार्मूले से हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल चेक करते हैं। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन के लिए हम चेक लगाते हैं उसमें यही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसी से डी एज्यूम करके आगे बढ़ोगे तो आपको डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए चेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की। क्या? ये 4.2 शॉर्टर स्पैन, और मैंने आपसे कहा था कि शॉर्टर स्पैन में ही हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब यही स्पैन को लेके हम रेइंफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जो लॉन्गर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में तो हमें पता है कि हम मिनिमम रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4.2 × 10³ मतलब मिलीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। डी K1, K2, K3, K4 की वैल्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि K1, K3 और K4 इनकी वैल्यूज़ हम 1 कंसीडर करते हैं, और K2 की वैल्यू जो कि किस पे डिपेंड करती है? ये टेंसाइल रेइंफोर्समेंट पे डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू हम स्लैब के लिए 1.25 कंसीडर करते हैं। तो मैंने उसको 1.25 लिख लिया। ठीक, अब ये जो L इफेक्टिव बाय D की वैल्यू अपने को लेना है वो कौन सी ले? देखिए, अगर सिंपली चारों एजेस सिंपली सपोर्टेड होता तो आप 20 ले लेते, और अगर कंटिन्यूस होती तो हम उसकी जगह 26 ले लेते। लेकिन यहाँ पे ना तो वो चारों एजेस सिंपली सपोर्टेड हैं, ना ही कंटिन्यूस है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सिंस स्लैब इज नॉट सिंपली सपोर्टेड एंड नॉट कंटिन्यूस, सो टेक एवरेज वैल्यू। तो हमने 20 और 26 का एवरेज ले लिया। तो देखिए उसको मैं लिखा 20 + 26/2। ठीक है, और इसको जब सॉल्व किया तो जो डी की वैल्यू आई, डी इज ग्रेटर देन क्या होगा? 146.08 मिलीमीटर। कि इस डिफ्लेक्शन कंट्रोल का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे जो आपने डी की वैल्यू कैलकुलेट की, विच इज़ इक्वल टू 146.08 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू के साइन से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि डी की वैल्यू हम थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि हम सेक्शन को अंडर रेनफोर्स डिज़ाइन करना चाहते हैं कि हमारी स्लैब में जो फेलियर हो वो ब्रिटल फेलियर ना हो, फेलियर डक्टाइल हो, मतलब अंडर रेनफोर्स स्लैब हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए डी थोड़ा सा हम हायर साइड ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डी इज़ इक्वल टू 150 मिलीमीटर। ठीक, ये स्मॉल डी की वैल्यू है। आप कैपिटल डी कैलकुलेट करना है तो कैपिटल डी के लिए क्या करोगे? कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है डी प्लस इफेक्टिव कवर, और इफेक्टिव कवर क्या होगा? क्लियर कवर प्लस जो रेइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं वो रेइंफोर्समेंट को हाफ कर लीजिए। ठीक है, उस रेइंफोर्समेंट के डायमेंशन को हाफ कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने लिखा क्लियर कवर प्लस 5/2। ठीक है, स्लैब के केस में जनरली जो क्लियर कवर होता है वो 20 मिलीमीटर हम कंसीडर करते हैं। कई बुक्स में उसको कुछ और ले लिया, 25 ले लिया, लेकिन हम 20 लेके उसको डिज़ाइन करते हैं। और 5 की वैल्यू 10 लेना, 12 लेना, जो भी हम रेइंफोर्समेंट अभी कैलकुलेट करेंगे उसमें 10 की या 12 की बार जो लेना होंगी वो ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इस इफेक्टिव कवर को बोल दिया कि वो 30 है। आपको 25 लिखना है, 25 लिख लेना। तो यहाँ पे मैंने डी की जो वैल्यू आई वो आ गई 180 मिलीमीटर। ठीक है, अब जब मुझे कैपिटल डी मिल गया तो अब मुझे बेंडिंग कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिव स्पैन चाहिए होगा। ठीक है, तो फिर मैंने स्टेप 2 लिखा और लिखा इफेक्टिव स्पैन। और इफेक्टिव स्पैन के लिए कोड में एक प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है वो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि एल इफेक्टिव इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 वैल्यूज़। अब वो मिनिमम कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, मतलब किन 2 वैल्यूज़ में से आप मिनिमम लोगे वो आपको बताता हूँ। तो एल क्लियर प्लस डी, मतलब जो क्लियर स्पैन है वो प्लस डेप्थ ऑफ स्लैब। तो अभी डेप्थ ऑफ स्लैब आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो मैं लिखा 4.2 प्लस 150 मिलीमीटर, ये 150, तो ये वैल्यू आ गई 4.35 मीटर। क्लियर। और एक और इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका है, वो क्या है कि b1/2 प्लस क्लियर लेंथ या क्लियर स्पैन प्लस b1/2, मतलब ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट कितने का है? 250 मिलीमीटर का सपोर्ट है। ये 250 मिलीमीटर का है, ये 250 मिलीमीटर, ये 250 मिलीमीटर। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस तो 0.250
ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बाय 2 कर लीजिए और ये 0.250 बाय 2 कर लीजिए, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं इसमें ये 4.2 को ऐड कर दूंगा तो ये देखिए, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व किया ये तो वैल्यू आई 4.45 मीटर। ठीक, मैंने कहा कि यहाँ पे एल इफेक्टिव की वैल्यू जो आप कंसीडर करोगे वो इन दोनों में से जो मिनिमम आई है उसको लेंगे। तो ये 4.35 कम है तो हम इसको ले लेते हैं। तो मैंने बोल दिया कि इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव लेंथ इस स्लैब के लिए जो होगी वो कितनी होगी, 4.35 मीटर। मतलब जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसी लेंथ को लेके हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं लोड कैलकुलेशन की। स्टेप 3 में हम लोड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए लोड चाहिए और इफेक्टिव स्पैन चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पैन अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब लोड कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो कौन कौन से लोड कैलकुलेट करना है आपको डेड लोड कैलकुलेट करना है, फ्लोर फिनिश का जो लोड है उसको कैलकुलेट करना है, और लाइव लोड जो है, यहाँ पे आपको लाइव लोड गिवन है 6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये सर्विस लोड है, इसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैंने ए पार्ट में लिखा डेड लोड। तो डेड लोड ऑफ स्लैब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हम वन वे स्लैब को जब डिज़ाइन करते हैं तो यूनिट विड्थ ऑफ स्लैब कंसीडर करते हैं। तो देखिए, ये जो स्लैब है इसमें यूनिट विड्थ कंसीडर कर लीजिए स्लैब की, और बीम की तरह डिज़ाइन कर लीजिए। जो भी बीम के फॉर्मूले हैं वो सब के सब एप्लीकेबल हैं। तो इसकी अगर 1 मीटर विड्थ में कंसीडर करूँगा तो कुछ स्लैब इस तरह की दिखेगी। मैंने ये 1 मीटर विड्थ कंसीडर कर ली, और इसकी जो फिर लेंथ है वो लेंथ आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये 1 मीटर हो गया, और मुझे जो डेड लोड कैलकुलेट करना है वो पर मीटर कैलकुलेट करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे 1 मीटर ले लिया, तो 1 मीटर इंटू ये 180 मिलीमीटर इंटू 1 मीटर। तो आपको जो लोड मिलेगा वो लोड जो मिलेगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में मिल जाएगा, क्योंकि आप इधर 1 मीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, डेड लोड इज इक्वल टू जो होगा, इसको मैंने लिखा डेड लोड इज इक्वल टू 0.180, ये मिलीमीटर में था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इंटू ये 1, और इंटू 1 मतलब इस डायरेक्शन में, ये पर मीटर के लिए है, और 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये कंक्रीट की हम वेट डेंसिटी कंसीडर करते हैं। तो उसे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये डेड लोड इज इक्वल टू आया 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर? डेड लोड कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 3 में हम फ्लोर फिनिश का जो लोड है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्लोर जो फिनिश है उसकी थिकनेस गिवन है और उसका यूनिट वेट भी गिवन है। ठीक है, तो देखिए, फ्लोर फिनिश कितनी है, 65 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.065 हो गया, और पर मीटर स्क्वायर है ये, तो मैंने उसको 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख लिया, और आपको जो यूनिट वेट गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फिर जो फ्लोर फिनिश का लोड आया उसकी वैल्यू हो गई 1.43 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये पर मीटर लिखा है मैंने, 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया इसलिए पर मीटर निकल आया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फैक्टर्ड फिक्स्ड लोड मतलब जो डेड लोड के कारण आया और इस फ्लोर फिनिश के कारण आया, तो वो दोनों को मैंने लिख दिया यहाँ पे। टोटल फैक्टर्ड फिक्स्ड लोड इज इक्वल टू 1.5 इंटू ये 1.43, ये फिनिश लोड है, और अभी जो आपने डेड लोड कैलकुलेट किया था यहाँ पे वो आया था 4.5। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 8.89 किलोमीटर पर मीटर, विच इज़ फिक्स्ड लोड, और इसे ही हम डेड लोड बोलेंगे, और ये यूडीएल की तरह एक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब लाइव लोड आपको गिवन, लाइव लोड यहाँ पे 6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड है, और इसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना है, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि फैक्टर्ड लाइव लोड इज इक्वल टू 1.5 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 9 किलोमीटर पर मीटर, और इसे मैंने बोलूँगा नॉन फिक्स्ड लोड। तो यहाँ पे लिखा कि नॉन फिक्स्ड लोड है ये, क्योंकि ये लाइव लोड है, मतलब उसके ऊपर वेरी कर रहा है। ठीक है, अब स्टेप 4 के अंदर हम कैलकुलेट मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। ठीक, मतलब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या कि कंटिन्यूस स्लैब है, 4 स्पैन है, मतलब मोर देन 3 स्पैन है, और इक्वल स्पैन है, ये गिवन है।
तो फिर मैंने आपसे कहा था कि टेबल नंबर 12 से हम जो आपको कोफिशिएंट्स गिवन हैं IS कोड की टेबल नंबर 12 में बेंड मोमेंट के लिए कोफिशिएंट्स गिवन हैं, फिक्स्ड एंड पे क्या होगा, इंटरमीडिएट सपोर्ट पे क्या होगा, मिड स्पैन पे क्या होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो उस टेबल को यूज़ करके हम बेंड मोमेंट की वैल्यूज़ मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि वो टेबल नंबर 12 तभी वैलिड है जब ऑलमोस्ट इक्वल स्पैन हो, मतलब 15% से ज़्यादा का वेरिएशन ना हो और मोर देन 3 स्पैन हो और UDL उस पर एक्ट कर रहा हो। ठीक है, जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो फिर हम वो टेबल नंबर 12 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि कैलकुलेट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव बेंड मोमेंट। तो सबसे पहले मैंने मैक्सिमम पॉजिटिव बेंड मोमेंट की बात करता हूँ। तो फिर वो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, डेड लोड के लिए 1/12 था और लाइव लोड के लिए 1/10 था। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये UDL है, इसलिए L² आया। अगर टोटल डेड लोड और टोटल लाइव लोड होता तो यहाँ पे हम L लिख लेते। क्लियर, अब इन वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। मैंने कहा UDL है तो 8.89 लिखा और 4.35 का स्क्वायर, क्योंकि L इफेक्टिव जो है वो 4.35 है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए तो फिर आपके पास में MU पॉजिटिव जो आया मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आ गई, 31.04 किलोमीटर मीटर। उसी तरह से जो सपोर्ट हैं वहाँ पे नेगेटिव मोमेंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम, तो फिर वो हॉगिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा उसको मैंने लिखा कि MU नेगेटिव इज़ इक्वल टू, और उसके लिए जो कोफिशिएंट्स गिवन हैं उससे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी। तो 1/10 WD L² माइनस 1/9 WL L²। यहाँ भी UDL है तो UDL की वैल्यूज़ पुट कर दी, L² से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फिर मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट की जो वैल्यू आई, मैक्सिमम नेगेटिव बेंड मोमेंट की जो वैल्यू है विच इज़ -35.79 किलोमीटर मीटर। इससे मुझे ये पता चला कि सपोर्ट पे बेंड मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है और वो हॉगिंग है, मतलब नेगेटिव है। क्लियर, अब आगे चलते हैं और स्टेप 5 में चेक फॉर डेप्थ की बात करते हैं कि हमने जो डेप्थ अभी एज्यूम की थी वो सही है या नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बेंड मोमेंट कैलकुलेट हो गए और उसके बाद हमें रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन रेनफोर्समेंट के पहले आप डेप्थ को चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए डेप्थ अगर आपने कम कंसीडर की होगी तो फिर वापस से ट्रायल करना होता है, ट्रायल एरर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो फिर ध्यान रखिएगा कि हम पहले चेक लगा लेंगे। तो मैंने लिखा डेप्थ फॉर बैलेंस सेक्शन, कि हम बैलेंस सेक्शन के लिए जो डेप्थ की रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम देख लेंगे कि हमने जो डेप्थ प्रोवाइड की है या कंसीडर की है या एज्यूम की है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा MU लिमिट इज इक्वल टू MU नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि ये ज़्यादा है, इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए डेप्थ की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने नेगेटिव जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो ले ली। तो यहाँ पे लिखा कि सिंस नेगेटिव बेंड मोमेंट बिकॉज इट इज़ लार्जर। ठीक है, मैंने कंसीडर ये जो किया नेगेटिव मोमेंट वो इसलिए किया क्योंकि ये ज़्यादा है। अब वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। MU लिमिट का फॉर्मूला हमें पता है कि 0.138 FCK BD² होता है। मैंने आपसे कहा था ये K FCK BD² होता है और आप Fe415 स्टील यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो इसको मैंने 0.138 लिख दिया कि Fe415 के लिए ये जो फैक्टर होता है K वो 0.138 होता है। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि B की जगह हम 1000 लेंगे, क्योंकि मैंने इस स्लैब की जो विड्थ कंसीडर की है वो 1 मीटर विड्थ कंसीडर की है और 1 मीटर विड्थ को कंसीडर करके ही हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर विड्थ ले ली तो B 1 हो गया, तो D कैलकुलेट कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर D की वैल्यू आई 113.79 मिलीमीटर विच इज़ लेस देन 150। ठीक, ये 150 से कम है, मतलब हमने जो प्रोवाइड की है, हमने जो एज्यूम की है उससे कम है, मतलब जो हमने डेप्थ कंसीडर की वो सफिशिएंट है टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। ठीक, ये जो बेंडिंग मोमेंट हैं इनको रजिस्ट करने के लिए जो डेप्थ है वो सफिशिएंट है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा भी है कि दिस डेप्थ इज सफिशिएंट टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड हैंस सेक्शन इज डिजाइंड एज अंडर रेनफोर्स। अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन कर लीजिए, क्योंकि आपने तो 150 मिलीमीटर डेप्थ प्रोवाइड की हुई है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है 113.79। क्लियर, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है 10 पर 6 मैंने क्यों लिखा था,
क्योंकि वो किलोन्यूटन मीटर है। तो इधर वैल्यूज मिलीमीटर में है, इसलिए 1 किलो के लिए 10⁻³ हो गया, और मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मतलब ये 10⁻6 हो गया। क्लियर? ये जो थिकनेस ऑफ स्लैब है ये यहाँ पे 65 लिख लेना, ये 65 मिलीमीटर है। ठीक है, मैंने ये गलती से यहाँ पे 75 मिलीमीटर लिख दिया था, वो 65 ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, स्टेप 6 से मुझे ये पता चल गया कि जो डेप्थ प्रोवाइडेड है वो सफिशिएंट है, मतलब हम ये जो स्लैब है इसको अंडर रेनफोर्स स्लैब की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिर अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। तो फिर एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला हमें पता है, उनसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करते थे कि x/d का जो रेशो था हम वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस x/d के रेशो के बेसिस पे z मतलब लीवर आर्म कैलकुलेट करते थे। ठीक है, डेप्थ कैलकुलेट करते थे लीवर आर्म की, और फिर उस लीवर आर्म की डेप्थ के बेसिस पे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते थे। और मुझे पता है कि AST इज इक्वल टू होता था mu/0.87 Fy इंटू Z लीवर आर्म। तो वहाँ से मुझे एरिया ऑफ स्टील पता चल जाता था, या फिर मैंने आपको एक डायरेक्टली फार्मूला बताया था। एक डायरेक्ट फार्मूला था AST कैलकुलेट करने के लिए, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से था। तो मैंने स्टेप 7 में लिखा कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, और उसके लिए ये फार्मूला जो है ये फार्मूला लिखा है, और इसमें हम डायरेक्टली mu की वैल्यू पुट करके AST कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे mu की दो वैल्यूज़ हैं, mu पॉजिटिव, mu नेगेटिव। मतलब मिड सेक्शन पे, मिड स्पैन पे आपको बेंडिंग मोमेंट पता है, और सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है नेगेटिव वो मुझे पता है, मतलब हॉगिंग मोमेंट की वैल्यू पता है। तो फिर दोनों के लिए ही मुझे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। तो फिर जो सैगिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील है उसे मैंने AST प्लस बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया, और हॉगिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एरिया ऑफ स्टील है उसे मैंने AST नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे AST नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये हॉगिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील है। तो देखो ये सब वैल्यूज मैंने पुट की 0.5 FCK BD/Fy, और ब्रैकेट के अंदर 1 - 4.6 इंटू mu/FCK BD²। इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। बस B की जगह आपको 1000 पुट करना है, मतलब हम यूनिट विड्थ स्लैब की कंसीडर करके डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि B की जगह मैंने 1000 लिखा, बाकी M20 ग्रेड का कंक्रीट है, Fe415 स्टील है। D की वैल्यू अपने ऑलरेडी एज्यूम की हुई थी 150, वो पुट कर दिया, और mu की वैल्यू पुट कर लीजिए। mu की वैल्यू जो थी नेगेटिव वो थी 35.79 किलोन्यूटन मीटर, तो उसके लिए 10⁻6 लिख दिया मैंने ये। और जब इसको सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो AST की जो वैल्यू आएगी AST नेगेटिव वो आएगी 734.98 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया ऑफ स्टील है ये आपको सेक्शन में कहाँ प्रोवाइड करना है, जो सपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक, अब मिड स्पैन पे आपको एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही फार्मूला है, ये वैल्यूज सेम है, सिर्फ जो चेंज आएगा वो इस जगह आएगा। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना अलग से, और फिर यहाँ पे वैल्यू अलग पुट कर लेना। ये वैल्यू कितनी थी, mu सैगिंग पॉजिटिव वैल्यू वो थी 31.04, 10⁻6 क्योंकि किलोमीटर मीटर है वो, तो 10⁻6 लिख दिया। और जब इसको सॉल्व किया तो AST प्लस की जो वैल्यू आई, मतलब जो मिड स्पैन पे आपको एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है उसकी वैल्यू है वो आएगी 627.98 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब मिड स्पैन पे जो आपको एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है वो इतना प्रोवाइड करना है। ठीक, अब ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट किए हैं ये मिनिमम से कम तो नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि एरिया ऑफ स्टील जो स्लैब के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे हम किसी भी डायरेक्शन में कम प्रोवाइड नहीं करते, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे मेन रेनफोर्समेंट हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट, मतलब AST मिनिमम की बात करते हैं। तो वो कितना होता है, वो 0.12% ऑफ B इंटू कैपिटल D, याद रखना ये कैपिटल D है, B इंटू D। ठीक है, क्रॉस सेक्शन। तो इसमें वैल्यूज पुट की 0.12%, तो 0.12/100 कर लीजिए परसेंट के लिए, और B की वैल्यू 1000, D जो है वो 180। मतलब इसको जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 216 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब मिनिमम एरिया ऑफ स्टील की जो वैल्यू है वो 216 मिलीमीटर स्क्वायर है, जो कि कम है इन दोनों से ही। मतलब जो मेन रेनफोर्समेंट है वो हमें ये जो निकले हैं इन्हीं को प्रोवाइड करना होगा। ठीक,
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो स्लैब के सेंटर पे आपने रेनफोर्समेंट निकाला है और सपोर्ट पे जो रेनफोर्समेंट निकाला है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कंपेरेबल है। देखिए ये आया है 734, ये आया 627, मतलब 100 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो हम ड्राइंग आसानी से बना पाएँ, उसमें प्रॉब्लम ना हो बनाने में, या जो हमारा क्लाइंट है उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो हम इक्वल एरिया प्रोवाइड कर देते हैं। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता, 25% का डिफरेंस होता या और ज़्यादा का डिफरेंस होता, तो फिर हम अलग अलग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फील्ड में ड्राइंग समझना आसान हो, इसके लिए मैंने दोनों साइड में सेम रीइंफोर्समेंट, मतलब दोनों रीजन में सेम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इन दिस केस AST प्लस और AST नेगेटिव आर कंपेरेबल, सो प्रोवाइडिंग AST नेगेटिव फॉर बोथ रीजन। क्योंकि AST नेगेटिव ज़्यादा है और AST नेगेटिव ज़्यादा होने के कारण ही हम इसको दोनों रीजन में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा कि दिस मेक्स रेनफोर्समेंट ड्राइंग सिंपलर। मतलब रेनफोर्समेंट जो हम ड्राइंग में मेंशन करते हैं वो समझना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। इस कारण से मैंने दोनों ही रीजन में सेम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, अब बात करते हैं कि हम स्पेसिंग ऑफ बार को कैसे कैलकुलेट करें। देखिए ये टोटल रेनफोर्समेंट आपने कैलकुलेट किया अभी, लेकिन हम टोटल रेनफोर्समेंट तो मेंशन नहीं कर सकते ड्राइंग के अंदर। मुझे जो क्लाइंट को ड्राइंग देना है उसमें बताना पड़ेगा कि हमें इतने की बार इतने स्पेसिंग पे देना है। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो मैंने स्टेप 8 में लिखा है स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, कि अभी हम मेन रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेसिंग हमेशा कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने एक एज्यूम कर लिया कि हम मेन रेनफोर्समेंट जो है वो 10 mm की बार को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब स्पेसिंग कैलकुलेट करना है तो 1 मीटर का हमने विड्थ कंसीडर की हुई है और उस 1 मीटर के अंदर मुझे कितनी बार प्रोवाइड करना है उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो फिर मुझे 2 बार के बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी, मतलब स्पेसिंग पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिखा कि स्पेसिंग इज इक्वल टू 1000 बाय नंबर ऑफ बार्स। अब बात आती है कि नंबर ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए टोटल AST तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ और एक बार का एरिया जो है उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल AST को तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बार कितनी है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा AST नेगेटिव, मतलब हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों ही रीजन में, और जो स्मॉल AST लिखा है ये एक बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, जो आप बार प्रोवाइड कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो एज ए मेन रेनफोर्समेंट, उस एक बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पे मैंने 10 mm की बार यूज़ की है, मतलब π/4 जो 10 का स्क्वायर होगा वो हम यहाँ पे AST कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा π/4 d², और ये जो d है ये एक बार जो आप प्रोवाइड कर रहे हो एज ए मेन रेनफोर्समेंट उसका डायमीटर है। अब हम यहाँ पे इस के लिए इस क्वेश्चन में कितना स्पेसिंग प्रोवाइड करना है मेन रेनफोर्समेंट के लिए उसकी बात करते हैं। ये तो मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया, किसी भी डायरेक्शन में आपको स्पेसिंग प्रोवाइड करना हो यही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1000/AST जो नेगेटिव है वो वैल्यू है 734.98, और एक जो रॉड है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो π/4 10 का स्क्वायर, तो ये नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 106.85 मिलीमीटर। मतलब मुझे मेन रेनफोर्समेंट में जो स्पेसिंग प्रोवाइड करना है वो इससे थोड़ा सा कम प्रोवाइड कर लीजिए, मतलब 100 मिलीमीटर की स्पेसिंग हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे फाइनल कमेंट लिखा, तो क्या लिखा, सो प्रोवाइड 10/5 at the rate of 100 millimeter center to center for both AST positive and AST negative regions। मतलब हम मेन रेनफोर्समेंट 10 mm 5 का प्रोवाइड करेंगे और कितने डिस्टेंस पर प्रोवाइड करेंगे 100 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर याद रखना कि 2 बार के बीच में जो डिस्टेंस होगी स्पेसिंग वो इस रॉड के सेंटर से इस रॉड के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम स्पेसिंग बोलते हैं। क्लियर। शॉर्टर स्पैन में मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद जो लॉन्गर डायरेक्शन है उसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बोलते हैं,
और मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है या जिसे आप सेकेंडरी रेनफोर्समेंट बोलते हैं, वो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वन वे स्लैब के अंदर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली स्टेप 9 और स्टेप 9 में लिखा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। अब यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि प्रोवाइड मिनिमम रेनफोर्समेंट एज ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड AST मिनिमम स्लैब के लिए कितना होता है 0.12% ऑफ B इंटू डी, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ 216 मिलीमीटर स्क्वायर। अब एरिया तो मुझे इतना प्रोवाइड करना है, लेकिन ये किस स्पेसिंग पे प्रोवाइड करें उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि एज्यूमिंग 8 मिलीमीटर डायमीटर बार हम यूज़ कर लेते हैं लॉन्गर डायरेक्शन में, और स्पेसिंग की अगर मुझे बात करना है तो 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बार्स मुझे डिवाइड कर दूंगा तो स्पेसिंग मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 1000 और नंबर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट करोगे, ये AST मिनिमम डिवाइडेड बाय एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 8 5, ठीक है, मतलब पाई बाय 4 8 का स्क्वायर, इसे डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको ऊपर ले जाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपके पास में 232.7 मिलीमीटर। मतलब आपको इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, तो इससे कम हम प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग आ गई वो ये आ गई। ठीक है, 8 डायमीटर रॉड के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना कमेंट लिखा, फाइनल कमेंट क्या कि प्रोवाइड 8 मिलीमीटर डायमीटर बार एट ए स्पेसिंग ऑफ 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। आप 225 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सेफर साइड 200 मिलीमीटर लिख दिया। ठीक है, मतलब आपने मेन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर लिया। अब इसको किस तरह से प्लेस करते हैं, मतलब डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट को मेंशन करने के पहले, मतलब ड्राइंग बनाने के पहले हम चेक की बात और कर लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम दो तरह की रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो चेक करते हैं, या हमने जो स्लैब डिज़ाइन की है वो दोनों तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, एक स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, तो आपने बेंडिंग के लिए तो डिज़ाइन किया ही है, अब हम शियर के लिए चेक करके देख लेते हैं कि हमने जो स्लैब डिज़ाइन की है वो शियर में सेफ़ है या नहीं है, और उसके बाद फिर हम जो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है जैसे डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग उसकी बात करेंगे। तो देखिए मैंने स्टेप 10 में लिखा चेक फॉर शियर, कि शियर के लिए हम स्लैब को चेक करते हैं कि शियर में तो ये स्लैब फेल नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे पता है, मैंने आपको एक जो टेबल बताई थी, टेबल नंबर 13, उसके अंदर आपको शियर फोर्स के लिए कोफिशिएंट्स बताए थे। जब आप उस टेबल को देखते हो तो उस टेबल को देख के मुझे पता चलता है कि जो इंटीरियर स्पैन है, फर्स्ट इंटीरियर स्पैन, उस फर्स्ट इंटीरियर स्पैन की जो आउटर फेस है वहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों ही जगह, मतलब डेड लोड के लिए और लाइव लोड दोनों के लिए ही 0.6 कंसीडर किए जाते हैं, बाकी के लिए वो कुछ कम है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा क्या कि मैक्सिमम शियर फोर्स ऑकर्स एट आउटर फेस ऑफ फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट, कि जो फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट है उसकी जो आउटर फेस है वहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम उसी के लिए चेक कर लेते हैं, अगर वो सेफ़ है तो बाकी सब सेक्शन तो सेफ होंगे ही होंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि मैक्सिमम शियर फोर्स, मैंने कहा कि वो कोफिशिएंट्स जो हैं टेबल नंबर 13 से मुझे पता चले कि वो 0.6 और 0.6 है, तो वो लिख दिया मैंने। आप डेड लोड और लाइव लोड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे वो UDL है, तो आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर जो शियर फोर्स की वैल्यू आई, आपने सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया, और जो शियर फोर्स की वैल्यू आई वो हो गई 46.692 किलोमीटर। ये ध्यान रखना कि ये फैक्टर्ड लोड से निकला है, मतलब ये जो शियर फोर्स है ये फैक्टर्ड शियर फोर्स की वैल्यू है। ठीक, अब बात करते हैं कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको कई बुक्स में टाउ न्यू लिखा है या टाउ एन से भी कई सारी जगह लिखा है, तो मैंने उसको नॉमिनल शियर स्ट्रेस से ध्यान रखना। तो फिर शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1000, मतलब विड्थ, और उसकी डेप्थ 150, तो ये B इंटू डी से डिवाइड कर दीजिए। तो फिर आपको उस सेक्शन पे, मतलब जो स्लैब का क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे जो शियर फोर्स की नॉमिनल वैल्यू है वो आ गई 0.3113 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
मतलब जो shear stresses इंड्यूस हो रही हैं स्लैब के अंदर सबसे क्रिटिकल सेक्शन पे, उनकी वैल्यू है ये, ठीक, उसकी वैल्यू ये है। अब स्लैब के अंदर जो shear रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसकी बात और करते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट के करस्पॉन्डिंग एक टेबल दी हुई है IS कोड के अंदर, टेबल नंबर 19। उस टेबल नंबर 19 से हम डायरेक्टली shear रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील लिखा, हम AST कैलकुलेट कर चुके हैं, और मैक्सिमम जो AST था जो कि सपोर्ट पे था, और सपोर्ट पे shear फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैंने वो एरिया लिख दिया। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर लीजिए, ये 100 जो है वो परसेंट के लिए लिखा है, तो फिर ये जो वैल्यू आई विच इज़ 0.4899% आ गया, ठीक है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ये गिवन है, M20 मतलब FCK की वैल्यू गिवन। तो अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हम डायरेक्टली टेबल नंबर 19 में टाउ सी की वैल्यू चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोड में लिखा है कि सपोर्ट पे जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो हाफ, टेंसाइल रेनफोर्समेंट हाफ होता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपने क्रैंक बना के रॉड लेके गए हैं वो हाफ लेके गए हैं, लेकिन मैंने कहा था आपसे कि हम एक्स्ट्रा टॉप प्रोवाइड कर देते हैं, तो जो रेनफोर्समेंट कम हो जाता है उसको टॉप एक्स्ट्रा से हम कंपनसेट करते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ स्टील जो आपको सपोर्ट पर प्रोवाइड करना है वो इतना ही करना है। लेकिन अगर मान लीजिए सेफर साइड में बोलूँ कि आपने हाफ भी कर दिया, तो परसेंटेज ऑफ स्टील हाफ कर दीजिए उसका, तो ये आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि एज्यूम सपोर्ट टेंशन स्टील एज दिस, हमने एज्यूम कर लिया, हालांकि सपोर्ट पे स्टील इतना ही होना चाहिए, ठीक, क्योंकि हमने इतना ही प्रोवाइड किया है। क्रैंक बना के लेके गए तो आधा उससे हो गया था, और हाफ हमने जो एक्स्ट्रा टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो भी टेंसाइल साइड ऊपर साइड में ही है, मतलब टेंसाइल साइड में, क्योंकि सपोर्ट पे जो टेंसाइल स्टील होता है वो ऊपर साइड होता है, ठीक है। तो देखिए अब इससे हम अगर चेक करते हैं तो टेबल नंबर IS 456 टेबल नंबर 19 से टाउ सी मतलब shear रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है विच इज़ 0.36 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक। तो इससे ज़्यादा ही है वो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि टाउ सी इज़ ग्रेटर देन टाउ न्यू, हेंस स्लैब इज़ सेफ इन shear। और वैसे भी सेफ होगी ही, क्यों होगी? एक तो आपने इसको हाफ कर दिया स्टील को, ठीक, और अगर हाफ नहीं किया होता तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती। और उसके बाद मैंने आपको एक कोफिशिएंट बताया था, मैंने आपसे कहा था कि shear इन्हेंसमेंट कोफिशिएंट एक होता है जिसे आप K बोलते हैं, कि अगर स्लैब की थिकनेस 300 मिलीमीटर से कम हो जाए तो उसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जो स्लैब आपने डिज़ाइन की है वो shear में फेल नहीं होगी, वो shear के लिए सेफ है, ठीक। अब सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात और कर लेते हैं। तो सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट में डिफ्लेक्शन के लिए चेक लगाना है और क्रैकिंग के लिए लगाना है, लेकिन डिफ्लेक्शन के लिए चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी? क्योंकि मैंने जो इनिशियली डेप्थ को एज्यूम किया था उसमें जो डेप्थ कैलकुलेट की थी वो डिफ्लेक्शन के जो कंट्रोल का फॉर्मूला था उसी से कैलकुलेट की थी। तो आप अगर उसी फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आपको स्लैब की जो डेप्थ होगी वो ज़्यादा ही निकलेगी। मतलब हमने जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए रिक्वायरमेंट होती है डेप्थ की वो ज़्यादा ही है, मतलब वो हमने जो एज्यूम किया वो ज़्यादा ही है। मतलब स्लैब जो है वो डिफ्लेक्शन में फेल नहीं होगी, आपको डिफ्लेक्शन के लिए चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियली आपने जो डेप्थ ऑफ स्लैब एज्यूम की थी वो उसी फॉर्मूले से की थी, ठीक है। तो मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्लैब इज़ सेफ इन डिफ्लेक्शन, या स्लैब में जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब क्रैकिंग की बात और कर लेते हैं। तो सेकंड जो सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो क्रैकिंग है, तो उसे मैंने लिख दिया स्टेप 11 और चेक फॉर क्रैकिंग लिखा। और मैंने आपसे कहा था कि क्रैकिंग के लिए भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 99% केसेस में क्रैकिंग के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए और shear के लिए स्लैब सेफ ही होती है, अगर आपने डिफ्लेक्शन के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया वहाँ से स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। तो देखिए क्रैकिंग के लिए जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ। क्या कि स्टील एरिया इज़ ग्रेटर देन 0.12% ऑफ B/D। वो तो मैंने कहा कि मिनिमम
एरिया इतना स्टील प्रोवाइड करते ही हैं, ठीक है। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो होता है वो इतना होता है, इससे ज़्यादा ही प्रोवाइड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई, तो आप चाहो तो ओके लिख दो वहाँ पे। फिर यहाँ पे सेकंड लिखा कि स्पेसिंग इज़ लेस देन 3D और 300 मिलीमीटर। हमने यहाँ पे कहीं पर भी स्पेसिंग 200 मिलीमीटर से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की है। मेन रेनफोर्समेंट के लिए 100 है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये 200 आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये तो 450 आ रहा है और मिनिमम है तो 300। इन दोनों में जो कम होगा वो देखना है, तो 300 से भी हमने तो 200 ही प्रोवाइड की है, मतलब सेकंड जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ भी आप चाहो तो यहाँ भी ओके लिख दीजिए, ठीक। अब थर्ड जो कंडीशन है वो डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इज़ लेस देन D/8 होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो स्लैब की टोटल डेप्थ है D, उसको 8 से डिवाइड करिए तो वो आ गया 22.5 मिलीमीटर, क्योंकि आपने टोटल D 180 लिया हुआ है। मतलब हम 22.5 मिलीमीटर से कम की रॉड प्रोवाइड करना है हमें, और हमने तो 10 की प्रोवाइड की। जो मेन रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया है उसका जो डायमीटर है वो 10 मिलीमीटर है, मतलब थर्ड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ भी अपन चाहें तो ओके लिख सकते हैं, मतलब स्लैब इज़ सेफ इन क्रैकिंग, मतलब जो क्रैकिंग कंट्रोल है वो भी फुलफिल हो रहा है इस स्लैब के अंदर, ठीक। अब फाइनली रेनफोर्समेंट डिटेलिंग की बात और करते हैं। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में मतलब डिज़ाइन ऑफ स्लैब के 4th पार्ट में आपको पूरा डिटेल में बताया था कि हम किसी भी स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस तरह से प्रोवाइड करना है और कितना प्रोवाइड करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी कि AST नेगेटिव और AST पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली थी, और मैंने कहा था कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये कंपेरेबल है। कंपेरेबल होने के कारण हम दोनों ही पोजीशंस में, मतलब मिड स्पैन में और सपोर्ट कंडीशन, सपोर्ट पे दोनों ही रीजन्स में इक्वल स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। तो उससे आपको ड्राइंग बनाने में और ड्राइंग पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, और दोनों AST में डिफरेंस है, लेकिन मैंने दोनों जगह ही 10/5 की 100 मिलीमीटर सेंटर स्पेसिंग पे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो AST मिनिमम है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बार की तरह यूज़ होगा वो भी लिख दिया कि 8/5 200 मिलीमीटर सेंटर प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अब इसको हम स्लैब के अंदर किस तरह से प्लेस करते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मेन रेनफोर्समेंट से शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले शॉर्टर डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट प्लेस करते हैं और सबसे बॉटम साइड में प्लेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, शुरुआत यहाँ से की और लिखा मेन रेनफोर्समेंट अल्टरनेट बार बेंट अप 10/5 100 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। मतलब 10 mm की बार्स को सेंटर टू सेंटर 100 मिलीमीटर स्पेसिंग पे हम सबसे पहले प्लेस करेंगे, और उसमें से जो अल्टरनेट बार हैं, मतलब एक बार को छोड़ के एक बार हम बेंड करेंगे। कैसे बेंड करोगे? 48 डिग्री पे बेंड करेंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और किस डिस्टेंस से करेंगे? तो अगर सपोर्ट पे करना है, मतलब सबसे एक्सट्रीम सपोर्ट पे, तो L/7 डिस्टेंस से, मतलब 4.2/7 से उसको बेंड करेंगे। और इंटरमीडिएट जो सपोर्ट है या इंटीरियर जो सपोर्ट्स हैं वहाँ पे 4.2/4 से हम बेंड करेंगे, ठीक है। और कितने डिस्टेंस तक लेके जाएंगे वो भी मैंने लिखा कि सपोर्ट अगर इंटीरियर है तो फिर 0.15 L तक हम उसको आगे ले जाते हैं, और यहाँ पे 0.1 L तक आगे ले जाते हैं। कहाँ से? यहाँ से इस एज तक, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस मिनिमम कितनी होना चाहिए वो मैंने लिख दिया, ठीक। और सपोर्ट के अंदर कितना ले जाते हैं वो भी मुझे पता है कि हम सपोर्ट के अंदर बार्स को कितना इंसर्ट करते हैं, वो मैंने कहा कि LD/3 डिस्टेंस तक लेके जाते हैं, चाहे वो ये बार हो चाहे ये बार, ठीक है। या फिर ये भी ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम हम 75 मिलीमीटर रख लेते हैं, ठीक है। अब जब आपने मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया और बेंट अप भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मेन रेनफोर्समेंट में आधी बार को आपने बेंड कर दिया और आधी बार सीधी चली गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं।
तो ये जो 8 mm की बार है, ये वाली, ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं, डॉट्स जो दिख रहे हैं, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो बार है ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है और ये 8-5 200 mm सेंटर प्लेस करेंगे। ठीक, अब 2 बार प्लेस हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर आप बेंट करके लेके गए हो, मतलब जो बेंट अप बार्स हैं जो क्रैंक बना के लेके गए हो, तो उन क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए मुझे बार चाहिए। तो फिर हम ऊपर साइड में ये जो बेंट अप बार्स हैं उन पे को सपोर्ट करने के लिए हम वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर देते हैं और एटलीस्ट 2 बार प्रोवाइड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 बार करोगे तभी वो सपोर्ट रहेगा उसके ऊपर। तो ये एटलीस्ट 2 बार होती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, अब जब आप बेंट अप बार को ऊपर लेके गए तो फिर सपोर्ट पे तो मैंने अभी आपसे कहा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है और वहाँ पे नेगेटिव जो रेनफोर्समेंट आपने कैलकुलेट किया AST नेगेटिव, वही सबसे ज़्यादा है। तो फिर अगर जो बेंट अप बार हैं वो तो हाफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, जो आपने ये 10-5 एट द रेट ऑफ 100 mm सेंटर बार्स जो हैं उनको आप ऊपर लेके गए हो, जिन्हें क्रैंक बना के लेके गए हो, वो तो हाफ रेनफोर्समेंट देंगी क्योंकि आधी बार को ही आपने क्रैंक किया है। तो फिर जो आधा रेनफोर्समेंट है वो कहाँ से आएगा, वो टॉप एक्स्ट्रा से आएगा। तो ये जो दिख रही है आपको बार सबसे ऊपर, वो टॉप एक्स्ट्रा को रिप्रेजेंट कर रही है। हालांकि ये टॉप एक्स्ट्रा और जो क्रैंक एक ही लेवल पे होते हैं और इधर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन मुझे दिखाना था इसलिए मैंने उसको अलग अलग दिखा दिया। ठीक है, तो ये टॉप एक्स्ट्रा है और ये सपोर्ट से, मतलब इस एज से L/3 डिस्टेंस तक इस साइड लेके जाते हैं और L/3 डिस्टेंस तक वहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब जो रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग है वो किस तरह की होती है वो मैंने आपको बताया। ठीक, और इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा कि ये 0.5 AST नेगेटिव, ये 0.5 मतलब जो क्रैंक बना के लेके गए हो वो है, और 0.5 जो रिमेनिंग 0.5 AST होगा वो टॉप एक्स्ट्रा देगा। तो यहाँ पे भी हम टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब और देखो यहाँ पे मैं लिखा कि टिपिकल लेआउट ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंटिन्यूस वन वे स्लैब अंडर UDL। ये वन वे स्लैब है, हमने वन वे स्लैब डिज़ाइन की है, तो वन वे स्लैब को मैंने यहाँ पे बनाया और ये UDL के लिए है। ये भी मुझे पता है क्योंकि हमने लोड UDL की तरह ही लिया था। ठीक है, ये एलिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जिस तरह का रेनफोर्समेंट यहाँ है, मैंने आपसे कहा था कि 4 स्पैन है, तो चारों स्पैन में सिमिलरली हम इसी तरह से रेनफोर्समेंट आगे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको प्लान में कैसे दिखाया शो किया जाता है उसकी बात और करते हैं। तो देखिए ये मैंने प्लान बनाया मतलब ऊपर से देखने पे क्या दिखेगा। तो ऊपर से जब देखोगे तो रॉड तो सीधी सीधी दिखेंगी, है ना। ऊपर से अगर मैं देख रहा हूँ तो भले ही वो क्रैंक बना के आपने डाला है, लेकिन ऊपर से तो सीधी रॉड दिखेगी। लेकिन यहाँ मुझे दिखाना था तो इसलिए मैंने क्या किया, देखिए ये रॉड लेके आए सीधी और यहाँ क्रैंक बनाया और ऊपर ले गए। ये 45 डिग्री से क्रैंक बनाया और ऊपर ले गए, मतलब ये वाली रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ से ये सीधी रॉड लेके गए और यहाँ क्रैंक बनाया इधर से और ऊपर ले गए, वो इस रॉड को दिखा रहा है। समझ में आया? बस ये ध्यान रखने 45 डिग्री पे क्रैंक है और ये L/4 से डिस्टेंस से क्रैंक बनाया, ऊपर ले गए और अंदर तक ले गए। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है L/7, ये L/7 यहाँ क्रैंक बनाया, ऊपर ले गए। ठीक है ना, कैसे ले जाते हैं वो मैंने आपको बताया। तो अल्टरनेट बार है ये, आपको भले ही ऐसा दिख रहा है लेकिन अल्टरनेट बार। एक बार प्लेन आई, यहाँ क्रैंक बनाया, इधर ले गए, ये प्लेन बार गई, इधर क्रैंक बनाया, उधर ले गए। और इन दोनों बार्स के बीच में दो अल्टरनेट जो क्रैंक बार्स हैं, ठीक है, एक क्रैंक इधर है, एक दूसरी क्रैंक उधर है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 है। ठीक है, दो अल्टरनेट क्रैंक के बीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों क्रैंक के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो तो 200 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए एक को आप यहाँ लेके आए, फिर दूसरे प्लेन है, फिर क्रैंक है, तो इन दोनों क्रैंक्स जो मतलब अल्टरनेट क्रैंक्स हैं उनके बीच की तो डिस्टेंस 200 मीटर सेंटर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से दो अल्टरनेट जो एक्स्ट्रा बार्स हैं, टॉप एक्स्ट्रा, उनमें भी डिस्टेंस 200 मीटर सेंटर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम जो टॉप एक्स्ट्रा है वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो जो क्रैंक है उस पर नहीं करते। ठीक है, उस पर तो ऑलरेडी रॉड है ही, लेकिन जो रॉड प्लेन आई है, देखिए जो रॉड प्लेन जाती है उसके ऊपर आपको टॉप एक्स्ट्रा चाहिए। फिर वहाँ से जो आई वो क्रैंक आई तो इस पर भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर जो यहाँ से रॉड गई होगी तो उसके ऊपर आपको टॉप एक्स्ट्रा चाहिए।
मतलब दो टॉप एक्स्ट्रा के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो 200 मिलीमीटर सेंटर सेंटर होगी, दो अल्टरनेट क्रैंक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर होगी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपसे कहा ये डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी 85 200 मिलीमीटर सेंटर सेंटर होगा और वो यहाँ से लेके वहाँ तक हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो डेप्थ है ये भी मुझे पता है कि ये टोटल डेप्थ जो है वो 180 मिलीमीटर है। आप चाहें तो वहाँ शो करना चाहें तो शो कर दीजिएगा। ये प्लान हो गया, ये एलिवेशन हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब के 6th पार्ट में हम 2 वे स्लैब क्या होती है, उसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और आगे के वीडियोस में हम बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि इस BBS के बेसिस पे, बार बेंडिंग शेड्यूल के बेसिस पे हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसको हम अगले कुछ वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।